शाहनवाज, अगर तुम खुद जाओगे तो वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि वो तुम दोनों के दरमियान रिश्ते से अभी आगाह नहीं हुई। मैं उमर को भेजूंगी। ये कहकर कि तायाबे की तबीयत थोड़ी नासाज है। ताई जान बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा इतनी सी बात को लेकर हाइपर हो, इसलिए उन्होंने बीच की राह निकालने के बारे में सोचा। प्लीज आप बाबा के बारे में कोई झूठ ना बोलेंगी, और प्लीज आप उसको ये सच बता दें, क्योंकि वो 20 साल की हो चुकी है। इससे पहले कि वो कोई बड़ी गलती कर दे, हमें उसे बता देना चाहिए। मैं इस बारे में बाबा से बात करूंगा और आज ही हम उसे बताएंगे। इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। उसने उनको तसल्ली दी और अपना मामला हैंडल करने के बारे में सोचा और कमरे में चला गया। जब फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। चंद सानिये लब काटते हुए वो कुछ सोचता रहा। फिर उसने चच्ची का नंबर मिलाया। वो वहां पर थी और शाहनवाज किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। अस्सलाम वालेकुम शाह बेटा, कैसे हो? उन्होंने दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया था और उसे भी अपने कमरे में आने का इशारा कर दिया, और अम्मा का इस तरह इशारा उसे परेशान करके इसीलिए भागती हुई कमरे में आई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसका लहजा एहतराम से लबरेज था। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी घर आया था तो इल्म हुआ कि आपकी साहबजादी भी आपके साथ गई हुई हैं। उसने मोहतात अंदाज में बात की इब्तिदा की और चच्ची परेशान हो गई, जबकि नीलम के माथे पर कई बल पड़ गए थे। हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले ही आई है, हम कल वापस आ जाएंगे। वो जानती थी कि उसको इतने दिन यहाँ पर रहने की इजाजत शाहनवाज की तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी किस्म का कोई हंगामा हो। इसीलिए उन्होंने मुस्कुराकर कह दिया, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है उसका यूनिवर्सिटी का कितना खर्च होता है। वो तो थोड़ी लापरवाह है, लेकिन हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा। सुबह उसका अहम टेस्ट है और शादी के दिनों में वो चली जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर आपको मुनासिब लगे तो उसे वापस भेज दें। आप अपनी मर्जी से जितने दिन वहां रहना चाहें रह सकती हैं। तौलिए से अपने बाल खुश करते हुए उसने मुनासिब लहजा और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन तक अपने दिल की बात पहुंचा दी। उनका वो दामाद था, सो वो इनकार नहीं कर सकती थी। ठीक है बेटा, मैं उसे अरसल के साथ भिजवा देती हूँ। उनको भी हकीकत मालूम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये कह दिया तो वो एकदम तौलिया बेड पर फेंकता हुआ खड़ा हुआ। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको अरसल के साथ भेजने की, मैं खुद लेने आ जाऊंगा। दरअसल मुझे यहाँ करीब में काम है, तो मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। आप उसे कहें कि तैयार हो जाए, मैं पिक कर लूंगा। गो के वो बहुत थका हुआ था और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने रात को ड्यूटी देने जाना था, लेकिन इस वक्त ये फर्ज ज्यादा अहम था। ठीक है बेटा, मैं उसे कह देती हूँ। उन्होंने कॉल काट दी, जबकि वो फौरन नफी में सर हिला रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, और आपको क्या जरूरत पड़ी थी हामी भरने की? वो बेफर गई थी। नीलम, मैं जो तुमसे कह रही हूँ चुप करके वो करो। बहुत सी बातों से अभी तुम नावाकिफ हो, इसलिए जो बात तुम्हारी माँ कह रही होती है चुप करके वो किया करो। थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, लेने आ रहा है। और तुमने कोई चूं चरा की तो याद रखना, मैं शादी पर भी तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगी। बाहर जाकर भी तुमने कोई हंगामा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सलमा बेगम ने उसे वार्निंग देती हुई नजरों से देखा और उसे पाबंद कर दिया। और इस दुनिया में वो सिर्फ अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती थी कि जिनकी धमकियों का इतना असर हो जाता था और वो उनके सामने मजबूर भी हो जाती थी, वरना इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ था कि जिससे उसे जरा सा भी डर लगे। तुम क्यों जा रही हो? खाला से मैं खुद बात करता हूँ। अरसल नाराजगी से उसे देख रहा था। रहने दो अरसल, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अम्मा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बाहर बताया तो वो बहुत नाराज होंगी। फिक्र मत करो, एक ना एक दिन मेरी उस घर से और उस घर के मकीनों से जान छूट जाएगी।
वो अपना सर पकड़कर अब सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। असद भी उसके पास ही बैठा हुआ था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये शाहनवाज तुम्हारा बाप और भाई बनने की कोशिश क्यों करता है। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाए? वहां पर क्या तुम ज्यादा महफूज हो? और क्या यहाँ पर तुम्हें हमसे कोई खतरा है जो वो एक दिन भी यहाँ पर नहीं रहने देता? मैं बहुत अरसे से नोट कर रहा हूँ कि वो तुम्हारे यहाँ आते ही थोड़ी देर बाद तुम्हें वहां लेकर चला जाता है। वो गुस्से से कह रहा था और उसकी ये बातें महसूस करते हुए गुस्सा तो नीलम को भी पहले से ज्यादा आ रहा था। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वहां जाकर देखना मैं उसका वो हाल करूंगी कि उसे पछतावा होगा मुझे वापस लाने पर। गुस्से से कहकर वो कमरे में चली गई। सामान वो दानिस्ता नहीं लेकर जा रही थी, क्योंकि चंद दिनों बाद उसे फिर से वहां रहने के लिए आना था। मैं जल्द जायरा की शादी के बाद अम्मा से बात करूंगा। वो तुम्हारे रिश्ते के लिए अगर मान गए तो हम जल्द शादी कर लेंगे। अरसल ने कहा तो उसने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। अगर? क्या मतलब? वो क्यों नहीं मानेगी? नासमझ नजरों से उसे देखते उसने हैरानगी से इस्तफसार किया। ऐसी बात नहीं है, मैंने वैसे ही कहा है कि उनको पहले मैं नौकरी वगैरह कर लूं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो बात अधूरी रह गई। वो दरवाजा खोलने चला गया। सामने शाहनवाज को देखकर उसे फौरन ही चेहरे के तासुरात दुरुस्त करने पड़े थे, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। आइए। शाहनवाज के तासुरात अलबत्ता पहले की तरह सख्त थे। चच्ची और बाकी घर वाले उसे बहुत अच्छी तरह मिले थे। चलें हम लोग? उसने चच्ची की तरफ देखा था तो पहले उनका जाने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने अचानक ही वापस जाने के बारे में खुद ही सोच लिया, क्योंकि ये मालूम था कि उनकी बदजबान बेटी कुछ भी कह देगी और वो नहीं चाहती थी कि सारी बात उसके सामने यूं खुले। चलो बेटा, नीलम जल्दी से अपना बैग ले आओ। वो मरता क्या ना करता कि मस्ताक बैग लेने चली गई। चच्ची को साथ आता देखकर शाहनवाज ने भी अपनी कनपट्टी को मसलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो तो उसे सब कुछ बताने वाला था। लेकिन चच्ची को साथ देकर अब वो अचानक सब कुछ नहीं उगल सकता था। घर तक का रास्ता खामोशी से कटा और जब घर आए तो अंधेरा फैल गया था और डिनर का टाइम हो रहा था। बेटा डिनर कर लो, फिर चली जाना अपने कमरे में। ताईजान ने उसकी तरफ देखा। नहीं ताईजान, मुझे भूख नहीं है। उसने उनकी तरफ एक नजर देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन घर आते ही उसका सबसे पहले भी ज्यादा मूड खराब हो चुका था। सब कजन के स्टेटस देखे थे, इसीलिए ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लोग वहां पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। तुम्हारा मूड अभी तक खराब है? सना ने उसके पास बैठे फिक्रमंदी से पूछा। नहीं होना चाहिए क्या? तुम्हारे भाई ने इस बार मेरे जब्त का इम्तिहान लिया है, कह रही थी। तभी सामने से शाहनवाज आता दिखाई दिया तो उसके माथे पर गुस्सा औद आया और वो खड़ी हो गई। इतनी इज्जत? वो इसके खड़े होने की तरफ इशारा करते शरारती अंदाज में कह रहा था। हालांकि तुम डिजर्व नहीं करते। वो मुद्दतों बाद आपसे तुम पर आई थी और उसकी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या था कि शाहनवाज को दिल वीरान होता हुआ नजर आया। बेहतर? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर बोला। तुम चाय बनाना प्लीज। पास खड़ी परेशान बहन की तरफ देखते हुए उसने कहा तो वो सर हिलाती हुई चली गई। बहुत शौक है आपको मेरी ड्राइवरी करने का, मेरी चौकीदारी करने का। मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं देती, तो बगैर पैसों के ये चाकरी करना कैसा लगता है? उसका खून जलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकाबिल भी शाहनवाज था, जिसका ज़र्फ और ज़ब्त दोनों बहुत बुलंद थे। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए तमीज के साथ तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम अपनी तमाम हदों को उबूर करती चले जाओ। तुम्हें वहां से इसलिए लेकर आया था क्योंकि यहाँ पर तुम महफूज हो। शाहनवाज ने इंतहाई संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो माथे पर बल डालकर उसे देख रही थी। मुझे वहां पर
اپنا آپ محفوظ محسوس ہوتا ہے، یہاں پر نہیں، کیونکہ یہاں پر آپ موجود ہیں۔ تو جہاں شاہ نواز ہو وہاں پر انسان محفوظ نہیں ہو سکتا، نہ ذہنی طور پر، نہ جذباتی طور پر، اور شاید جسمانی طور پر بھی نہیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ شاہ نواز کے خون میں ابال آ گیا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اگر میں ہلکے کردار کا ہوتا تو اپنی محرم کے ہوتے ہوئے اتنی ڈھیل نہ دیتا تمہیں۔ اس کی بات پر اس نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا تو شاہ نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب وقت بتا دے گا تمہیں۔ ابھی میں تمہیں تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ مہندی سے ایک دن پہلے تم وہاں چلی جانا۔ اس سے زیادہ کی اجازت تو میں نہیں دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا۔ خدا کے لیے، اجازت آپ سے مانگی کس نے ہے؟ پیر پٹک کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے جلد از جلد اس کو سچ بتانا ہوگا، کیونکہ جو اس کی آنکھوں میں نے دیکھا ہے وہ بغاوت ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اف، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ثنا نے مہندی والی رات اسے دیکھتے بے ساختہ گلے لگایا، اور اس بات کا دکھ ہوا کہ اس کا بھائی نہیں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ لیتا تو کتنا خوش ہو جاتا کہ ہر وقت رف ہولیے میں رہنے والی نیلم اس وقت سج سنور کر کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی اور پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ ارسل کے والہانہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اس کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے اسے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن واحد ارسل تھا جس کی محبت کا اسے یقین آ گیا تھا، اور شاید اسی لیے آ گیا تھا کیونکہ وہ شاہ نواز کی برائیاں اس سے اچھی طرح کر سکتی تھی۔ نیلم، بڑی بات ہے کہ تمہارا ہٹلر کزن شاہ نواز نہیں آیا۔ ارسل تو اسی بات پر کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، اور نیلم کو بھی ایک دم لگا کہ جیسے اس نے کڑوا بادام نگل لیا ہو۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کا نام لینے کی؟ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑاتے ہوئے اس نے آگے پیچھے محتاط انداز میں دیکھا تھا کہ یہ نہ ہو سی ٹی وی کیمرے کی طرح وہ پہنچا ہو۔ اوہو، مجھے لگا نہیں تھا کہ وہ تمہیں اتنے بڑے فنکشن پر اکیلا چھوڑے گا، اسی لیے کہا ہے پرسنل باڈی گارڈ جو ہوا تمہارا۔ ارسل ہنستے ہوئے مذاق اڑا رہا تھا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ اس دن میں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی، شکر کیا ہے کہ نہیں آیا، ورنہ میری پھر سے اس کے ساتھ لڑائی ہو جانی تھی۔ وہ واقعی اس بات پر کافی خوش لگ رہی تھی کہ وہ نہیں آیا۔ اچھا، میرے ساتھ کچھ تصویریں تو بنوا لو۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ارسل نے اپنا فون کھولا اور فرنٹ کیمرہ آن کر لیا اور اس کے ساتھ تصویریں لینے لگا۔ اس بے وقوف لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی تھی۔ اسی طرح بارات والے دن بھی وہ نیلی رنگ کا فراک پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آج کا سارا میلہ تو تم نے ہی لوٹ لیا۔ تائی جان نے پیار سے اسے گلے لگایا تو اس نے بھی مزے سے ان کو گلے لگایا۔ یہ آپ کی محبت ہے تائی جان، اور آپ کا ہٹلر بیٹا نہیں آیا نا، اسی لیے بھی میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے ان کو چھیڑا۔ تائی جان کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ نادان لڑکی ہے اور انجانے میں یہ سب کہہ رہی ہے۔ امی جان، اور کتنا وقت لگے گا؟ اتنی دیر میں وہ بھی موبائل کو دیکھتا ہوا ادھر آ گیا، اور جب نظر حوانت بنی نیلم پر پڑی تو وہ بھی اپنی جگہ پر تھم کر رہ گیا تھا۔ گھر پر وہ ہمیشہ رف ہولیے میں رہتی تھی، اس لیے آج تیار ہو کر وہ قیامت ڈھا رہی تھی کہ شاہ نواز کو اپنا دل کسی اور ہی لے پر دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا بس تھوڑی دیر اور، انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ آج کچرا رانی بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ارسل کی نظریں اس سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ بیٹا، یہ شادی ہو لینے دو، پھر میں تمہاری ساری عاشقی نکالتا ہوں۔ ارسل کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، اس لیے واپس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟
اس کو وہاں کھڑے دیکھ کر سلما چچی نے پوچھا، کچھ نہیں، مجھے ایک کال کرنی ہے تو یہیں بیٹھ کر کر لیتا ہوں۔ وہ دانستہ اس طرف بیٹھ گیا تھا کہ ارسل اب اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے ثنا اور اپنی ایک اور کزن سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ شادی کو گزرے ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ پڑھنے شاہ نواز کے پاس جا رہی تھی۔